Okay, welcome to my session. So thank you for joining. So this is Ohik Mitra. I work as an information security analyst and Indian School of Ethical Hacking. So and I am also an ethical hacker. So our today's topic is WAF top 10. So what is WAF top 10? So it is an organization, or you can say it is a non-profit organization which publishes vulnerabilities which arises in a web application in 3 years. ओके, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये हर 3 साल में हमारा जो वेब एप्लीकेशन होता है उनमें जो जो वल्नरेबिलिटीज अराइज करते हैं, जो जो क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज अराइज करते हैं, तो ये पब्लिश करते हैं. ठीक है, तो क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हो सकता है. ओके, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन. Okay, I hope my screen is visible. Okay, so this is the official page of WASP Top 10. So see, ये पहला 2017 में रिलीज हुआ था, कोई कुछ वल्नरेबिलिटीज है. उसके बाद क्या क्या हुआ, 2021 में उसका कोई मॉडिफिकेशन आया. ठीक है, मान लीजिए कोई वल्नरेबिलिटी फिक्स हो गया तो हटा दिया गया. तो अभी 2021 में अभी जो जो हमारा क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी चल रहा है, तो वही ये लोग पब्लिश किया. तो पहला आता है ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, उसके बाद आते हैं क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स, उसके बाद आता है इंजेक्शन, उसके बाद आता है इनसिक्योर डिजाइन, उसके बाद आता है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन. हम एक एक करके हम 10 वल्नरेबिलिटी को हम समझेंगे. ठीक है, तो पहला आता है ब्रोकन एक्सेस का कंट्रोल. तो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल क्या हो सकता है? अच्छा है, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल समझने के लिए हमको पहले समझना होगा एक्सेस कंट्रोल क्या है. ओके, तो मान लीजिए एक ऑफिस है. ओके, एक ऑफिस है, उनमें एक मैनेजर है और उस मैनेजर के अंदर सबऑर्डिनेट्स है. तो मैनेजर के पास जो जो लाइक ऑथेंटिकेशन होगा और जो जो ऑथराइजेशन होगा, तो उसके वो ऑथराइजेशन कोई इंटर्न के पास और कोई मान लीजिए कोई सबऑर्डिनेट्स के पास तो नहीं होगा ना. तो इसको बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल. तो पहले मैं एक बार ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के बीच में एक डिफरेंस को बोल देता हूँ. तो ऑथेंटिकेशन क्या है? ऑथेंटिकेशन बेसिकली आपका आइडेंटिटी है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, कोई भी जगह पे आपका आइडेंटिटी है. ठीक है, तो आइडेंटिटी कैसे पता चलता है? यूजर नेम से पता चलता है, पासवर्ड से होता है, ईमेल आईडी से होता है. ओके, देन रजिस्ट्रेशन नंबर पे होता है, एम्प्लॉय आईडी से होता है. ठीक है, तो आपका जो यूनिक चीज है, आपका कोई मान लीजिए आप कोई ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन के में आपका जो एम्प्लॉय पोर्टल है, तो उस पोर्टल में लॉग इन करने के लिए आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड देने के जाएगा. ठीक है, तो आप जब भी उस यूजर नेम और पासवर्ड से लॉग इन होंगे, ठीक है, तभी आपको एक एम्प्लॉय पोर्टल को एक्सेस करने के लिए दिया जाएगा. ठीक है, अगर मान लीजिए आपको एम्प्लॉय नहीं है, आप बाहर के इंसान है. ठीक है, तो आपके पास तो कोई यूजर नेम और पासवर्ड नहीं होगा, राइट. ठीक है, तो आप तो कोई आपका एम्प्लॉय पोर्टल भी नहीं होगा. उसका मतलब क्या है? आपका उस ऑर्गेनाइजेशन पे में कोई आइडेंटिटी नहीं है, राइट. यू हैव नो आइडेंटिटी इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. ओके, राइट. सो इसका मतलब है ऑथेंटिकेशन. ठीक है, अभी आ रहा है ऑथोराइजेशन. तो ऑथोराइजेशन क्या है? ऑथोराइजेशन डिपेंड्स ऑन द ऑथेंटिकेशन. तो ऑथोराइजेशन एक्चुअली आपका ऑथेंटिकेशन को डिपेंड किया जाता है. क्या ऐसे डिपेंड कर रहा है? तो मान लीजिए आप एक सबऑर्डिनेट है, ठीक है, और आपका मैनेजर भी है. तो आपका मैनेजर और आपका दोनों का ही आइडेंटिटी है. लेकिन मैनेजर जो जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, तो आप तो उस रिसोर्सेज नहीं यूज कर पा रहे ना, आप तो सबऑर्डिनेट है. ठीक है, तो इसका मतलब ऑथोराइजेशन, मतलब आप कौन सा रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए एक्चुअली ऑथोराइज्ड है, वो आपका जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है, मतलब आपका जो ऑथेंटिकेशन है, उसका ऊपर डिपेंड कर रहा है. ठीक है, तो इस पूरा चीज को हम बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल.
जो मैनेजर का रिसोर्सेज एक्सेस करना, मेरा रिसोर्सेज एक्सेस करना, ठीक है, इसका जो लाइक डिफरेंसेस है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। तो अभी ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल क्या है, ठीक है, तो मान लीजिए आप एक सबऑर्डिनेट है, ठीक है, और आपका जो एम्प्लॉय पोर्टल है उसमें कुछ वल्नरेबिलिटी है, उस वल्नरेबिलिटी को आप एक्सप्लॉइट करके आप मैनेजर्स का रिसोर्सेज एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या क्या है, आपका जो एक्सेस कंट्रोल है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर, सो इट इज अ फर्स्ट वल्नरेबिलिटी। ओके ओके, तो लेट मी शो यू सम एग्जांपल। Okay, so this is our website. Okay, suppose this is a website and इस वेबसाइट पे हमारा कुछ प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो हम ऑनलाइन में जैसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो जैसे ऐड टू बास्केट करते हैं, ठीक है, तो बास्केट में शो होता है, वेट अ मिनट, ओके, प्लीज वेट, आई एम शेयरिंग दिस। ओके, 1 minute। ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, तो इसको हम बोलते हैं ब्रोकन एक्सेस का कंट्रोल, ठीक है। तो आपको, आप मान लीजिए कोई सबऑर्डिनेट है, तो फिर भी आप आपका मैनेजर का जो रिसोर्सेस है, फिर भी आप एक वल्नरेबिलिटी को हम आप एक्सप्लॉइट करके उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ब्रोकन एक्सेस का कंट्रोल। ओके ओके, सो हमारा दूसरा वल्नरेबिलिटी क्या क्या है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो दूसरा वल्नरेबिलिटी है क्रिप्टोग्राफिक फेलियर। ओके, सो व्हाट इज क्रिप्टोग्राफिक फेलियर, तो पहले हमको समझना है व्हाट इज अ क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। सो क्रिप्टोग्राफी में अंदर आता है एन्क्रिप्शन, एनकोडिंग एंड हैशिंग। ओके, तो एन्क्रिप्शन क्या है, एन्क्रिप्शन कुछ नहीं है, एन्क्रिप्शन जो आपका नॉर्मल टेक्स्ट होता है, ठीक है, तो उस नॉर्मल टेक्स्ट को एक साइफर टेक्स्ट, मतलब एक नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में जो कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो जो तो तरीका है नॉन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का, उसको बोलता है एन्क्रिप्शन, ठीक है। तो एन्क्रिप्शन कब आता है, क्रिप्टोग्राफी में कब आता है, मान लीजिए आप, मैं जो एक कुछ सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मान ली ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ डेटा जा रहा है, कुछ डेटा, मेरा जो एप्लीकेशन है,
ठीक है, एप्लीकेशन से मेरा वेब सर्वर में कुछ डेटा जा रहा है, राइट। उस डेटा में जो डेटा है उस बीच में जो जा रहा है ना, ठीक है, तो वो एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में जाता है। क्यों एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में जाता है? क्योंकि मान लीजिए उस बीच में जो डेटा है और बीच में से कोई हैकर आके, कोई ब्लैक हैट हैकर आके उसको इंटरसेप्ट कर लिया, मान लीजिए चोरी कर लिया, ठीक है। तो वो जो मान लीजिए आपका कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा है, तो लाइक फॉर एग्जांपल यूजर नेम, पासवर्ड, आपका बैंकिंग डिटेल्स, कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होता है तो आपका डेटा चोरी हो सकता है, आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इसीलिए वो एक एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में जाता है, ताकि इवन इफ एन हैकर इंटरसेप्ट योर डेटा, स्टिल ही कैनॉट सी इट। ओके, सो ये होता है क्रिप्टोग्राफी फॉर्मेट में जाता है। तो क्रिप्टोग्राफिक फेलियर क्या है एक्चुअली? क्रिप्टोग्राफी फेलियर तब होता है एक वेबसाइट में, जो मान लीजिए कोई वेबसाइट में ये वल्नरेबिलिटी है, ओके, तो आप कुछ भी डेटा जब ट्रांसमिट होगा उस वेबसाइट से वेब सर्वर, वो एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में तो होगा ही ना, ठीक है। लेकिन वो एन्क्रिप्शन एक वीक एन्क्रिप्शन होगा। उस एन्क्रिप्टेड डेटा को कोई भी क्रैक कर सकता है, कोई भी डिक्रिप्ट कर सकता है, ठीक है। डिक्रिप्टर अगर कर लिया तो आपका जो डेटा है वो इजीली एक हैकर ने देख पाएगा इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट और इन टेक्स्ट फॉर्मेट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफिक फेलियर। आई थिंक इट्स क्लियर। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक डेटाबेस का फाइल है, ठीक है। उस डेटाबेस का एक डेटाबेस जो फाइल होता है, जो कोई भी वेबसाइट में एक डेटाबेस मेंटेन होता है, कोई आपको लॉगिन कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है, आपका सब नाम एक डेटाबेस में स्टोर होता है, ठीक है। उस डेटाबेस मान लीजिए कुछ वेबसाइट है, ठीक है, उस एक फाइल में स्टोर कर रहे हैं, सारे फाइल में एक डेटा को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, सारे कस्टमर्स का और कोई भी जो आके लॉगिन करे उसका डेटा। और उस मान लीजिए कोई उस डेटाबेस का फाइल है जो .db जो फाइल है, ठीक है, तो वो कोई इंटरसेप्ट कर लिया और कोई हैकर को मिल गया, तब क्या प्रॉब्लम हो सकता है? मैं इसको एक लाइव दिखाता हूँ। ओके, तो हमारे पास एक डेटाबेस है webapp.db। ओके, तो इसको हम देखें इसके अंदर क्या क्या है। ओके, वन मिनट, आई थिंक प्रॉब्लम। ओके, आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल। ओके, तो हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं, दैट इज webapp.db। ओके ओके, तो ऐसे आ गया। तो हम हमारे डेटाबेस के अंदर क्या क्या टेबल्स है वो हम कैसे देख सकते हैं? डॉट टेबल्स, ठीक है। तो हमारे पास सेशंस बोल के एक टेबल है और एक यूजर्स बोल के एक टेबल है। ओके, राइट। तो हम मान लीजिए यूजर्स का कुछ इंफॉर्मेशन और यूजर्स का डेटा हमको चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे? नॉर्मल एक एसक्यूएल क्वेरी डालेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। ओके, तो देखिए, तो ये एडमिन यूजर, ये मेरा और एक बॉब बोल के एक यूजर है, ठीक है। उसके बाद एलाइस बोल के यूजर है।
तो ये है यूजर नेम, और ये जो देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारा है हैश। ओके, तो इस हैश को क्रैक करके हैकर ने उस कोई भी यूजर, अगर ये हैश वीक फॉर्मेट में रहेगा तो कोई भी यूजर्स का हैश चुरा के उसका क्रैक करके उस यूजर से वो कोई हैकर लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बोलते हैं क्रिप्टोग्राफिक फेलियर। ओके, जब कोई भी वेबसाइट कोई वीक हैश यूज कर रहा है और कोई वीक एन्क्रिप्शन यूज कर रहा है, ठीक है, तब वो एक क्रिप्टोग्राफिक फेलियर बोल के वल्नरेबिलिटी अरेज करते हैं। तो ये आता है हमको एकदम सेकंड नंबर पे, ठीक है, आफ्टर ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। ओके ओके, तो इसके बाद क्या क्या आता है, इसके बाद आता है इंजेक्शन। तो इंजेक्शन नाम सुन के अब तो पता चल रहा है कोई भी चीज हम इंजेक्ट कर रहे हैं, तो कहाँ इंजेक्ट कर रहे हैं, कोई पैरामीटर फील्ड। पैरामीटर फील्ड मतलब क्या है, लाइक सर्च बॉक्स, ठीक है, सर्च बॉक्स होता है वेबसाइट में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यूआरएल। ओके, यूआरएल में हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी पैरामीटर फील्ड में कोई भी मैलिशियस कोड हम इंजेक्ट कर रहे हैं, कोई भी मैलिशियस कमेंट, कोड मतलब क्या है, कमेंट्स हो सकते हैं, स्क्रिप्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उस कमेंट्स को इंजेक्ट करने के बाद अगर मेरा वेब सर्वर उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, अगर एग्जीक्यूट ठीक ठाक हो रहा है, तो उसका मतलब है उस वेबसाइट में इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है। तो इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी के अंदर क्या क्या हो सकता है, लाइक एक्सेसेस क्या है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। उसके बाद क्या है, एसक्यूएल इंजेक्शन, देन कमेंट इंजेक्शन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन इससे शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, तो नाम सुन के आप लोगों को पता चल रहा है ये कोई हम मैलिशियस एसक्यूएल क्वेरी को हम इंजेक्ट करके उस वेब सर्वर का डेटाबेस है, उस डेटाबेस को हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ठीक है। और हम कोई लॉगिन भी बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉगिन हम कैसे बाईपास करेंगे, एक मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा एक साइट, एक लॉगिन साइट, ठीक है। तो इस लॉगिन साइट को हम कैसे बाईपास करेंगे, तो मान लीजिए मैंने एक यूजर नेम डाला एडमिन और पासवर्ड डाला पासवर्ड, ठीक है। तो देखिए इनवैलिड यूजर और पासवर्ड, इसका मतलब है मेरा यूजर नेम और पासवर्ड गलत है। तो हम इस पेज को कैसे बाईपास करके एक पोर्टल को ओपन करेंगे, ठीक है। तो हम सिंपली एक मैलिशियस एसक्यूएल क्वेरी डालेंगे, वन मिनट, ओके, यू कैन सी हम एक लॉगिन पेज ओपन कर लॉगिन पेज को बाईपास करके एक एक अकाउंट को ओपन कर लिया, एक अकाउंट मिल गया, हम जो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसको बोलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन, मतलब हम डेटाबेस जो है उसको मैं मैनिपुलेट करके उससे हम डेटा रिट्रीव करके हम लॉगिन कर लिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन, इज वन ऑफ द एग्जांपल। ओके, उसके बाद आता है एक्सेसेस। तो एक्सेसेस क्या है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो मान लीजिए जावास्क्रिप्ट का क्या होता है, हम वेबसाइट्स को और वेब एप्लीकेशंस को लॉजिक दे देते हैं, ठीक है। उस लॉजिक से वो काम होता है। अगर मान लीजिए कोई भी हम पैरामीटर फील्ड में कोई जावास्क्रिप्ट टैग डालेगा, ठीक है, एक मैलिशियस जावास्क्रिप्ट टैग डालने के बाद अगर वो जावास्क्रिप्ट टैग, ठीक है, ठीक ठाक वेब सर्वर से एग्जीक्यूट हो रहा है, उसका मतलब है इस मेरा वेब एप्लीकेशन में एक्सेसिव वल्नरेबिलिटी है। ओके, लेट मी शो यू एन एग्जांपल, ठीक है। तो मान लीजिए ये मेरा एक साइट है, ठीक है, ये मेरा एक पैरामीटर फील्ड, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट टैग क्या हो सकता है, हम एक अलर्ट मैसेज डालेंगे। तो अलर्ट मैसेज क्या क्या है, मेरा इस पॉपअप ऐसा पॉपअप शो होगा, ठीक है। अगर वो पॉपअप शो होता है, ठीक है, उसका मतलब है एसक्यूएल सॉरी एक्सेसिव इंजेक्शन है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने एक नॉर्मल स्ट्रिंग टाइप किया, सपोज हेलो। ओके, 1 मिनट, लेट मी लॉग इन अगेन।
ओके, तो ये हमारा पैरामीटर फील्ड. ओके, सपोज आई एम इंजेक्टिंग अ स्ट्रिंग. ओके, इट इज स्ट्रिंग हेलो हेलो. ओके, दैट मीन्स हेलो इज दिस हेलो इज फिक्स्ड एंड ये हेलो हम जो स्ट्रिंग दे रहा है वो एग्जीक्यूट हो रहा है. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट डालेंगे, जावास्क्रिप्ट डालेंगे, एक अलर्ट मैसेज डालेंगे. अगर वो अलर्ट मैसेज एग्जीक्यूट होगा, मान लीजिए, उसका मतलब क्या है, ये अलर्ट मैसेज ऊपर शो होगा ऐसा पॉपअप. इसका मतलब क्या है, मेरा इस वेब एप्लीकेशन में एक्सेसिव वल्नरेबिलिटी है. ठीक है, तो दिस कैन बी एन एग्जांपल. अलर्ट 0. ठीक है, देखिए मेरा एक पॉपअप शो हो रहा है. ठीक है, तो 0 हम जो अलर्ट मैसेज में डाला वो परफेक्टली मेरा जो वेब सर्वर है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं. इसका मतलब है इस वेब एप्लीकेशन में एक्सेसिव वल्नरेबिलिटी है. ओके, राइट. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एक्सेसिव. तो एक्सेसिव से क्या क्या हो सकता है, हम इस एक्सेसिव वल्नरेबिलिटी से हम कुकी चुरा सकते हैं. तो आप हमको पूछेंगे तो कुकी क्या है. कुकी वही होता है जब आप कोई वेब एप्लीकेशन और किसी साइट पे आप आपका यूजर नेम देके और आपका ईमेल देके रजिस्टर करेंगे, तो उसी वेबसाइट, ठीक है, आपका नाम पे एक कुकी जनरेट कर देगा. ठीक है, उस कुकी से हम आप कहीं उस वेबसाइट में कभी भी लॉगिन हो सकता है. ठीक है, अगर मान लीजिए वो कुकी कोई हैकर ने चुरा लिया, ठीक है, तो आपका अकाउंट में वो कभी भी घुस सकता है, राइट. उस अकाउंट उस कुकी तो आपका कुकी तो उसके पास है, तो उस कुकी से उस हैकर कभी भी आपके अकाउंट में लॉगिन हो सकता है विदाउट द यूजर नेम एंड पासवर्ड. तो कुकी है बहुत बहुत एक एसेंशियल चीज होता है और कुकी को हमेशा सिक्योर रखना पड़ता है. ठीक है, तो इसको बोलता है एक्सेसिव इंजेक्शन इन ऑर्डर टू स्टील अ कुकी. ओके, राइट. ओके, तो इसके बाद आता है इनसिक्योर डिजाइन. ओके, तो लेट व्हाट इज इनसिक्योर डिजाइन. ओके, तो मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ. ठीक है, मान मान लीजिए आप एक वेब डेवलपर है. ठीक है, तो वेब डेवलपर ने में एक लॉगिन पेज आप बनाया. ठीक है, वो आप टेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, कैसे टेस्ट कर रहे हैं, एक 2FA आगे का, मान लीजिए 2FA है, उस वेबसाइट में आप 2FA बना. 2FA क्या है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन. ओके, तो बार बार आपका फोन में ओटीपी आएगा, ओटीपी देंगे, ठीक है, उसके बाद लॉगिन हो पाएंगे. तो ये एक चीज है, वो बार बार करना पड़ता है. ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो ओटीपी को आप ब्लॉक कर रहे हैं. ठीक है, ओटीपी ब्लॉक नहीं, ओटीपी को डिसेबल कर रहे हैं. ठीक है, तो डिसेबल करने से क्या होगा, आप सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन हो सकता है. ठीक है, और अब मान लीजिए जब पब्लिश के टाइम वो आप ऑन करना भूल गया और इनेबल करना भूल गया, वो जो ओटीपी वेरिफिकेशन होगा और 2FA वेरिफिकेशन होगा, वो आप ऑन इनेबल करना भूल गया. तब क्या हो सकता है, कोई भी हैकर अगर ब्रूट फोर्स करके उस वेबसाइट का कोई भी यूजर नेम पासवर्ड को टेक ओवर कर लिया, वो कभी भी उस साइट उस अकाउंट में लॉगिन हो सकता है. ठीक है, और अगर उसके लाइक वो इनेबल है, उस ओटीपी वेरिफिकेशन और टीपी वेरिफिकेशन इनेबल है, तब क्या होगा, अगर ब्रूट फोर्स कर भी लिया, लॉगिन भी कर लिया, उसके बाद क्या आएगा, 2FA आएगा, जो 2FA और ओटीपी यूजर का मोबाइल और ईमेल में आएगा. ठीक है, फिर भी वो लॉगिन नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये एग्जांपल है इनसिक्योर डिजाइन. और क्या एग्जांपल हो सकता है, मान लीजिए कोई हैकर है, उस लॉगिन पेज को बार बार ब्रूट फोर्स कर रहा है. ठीक है, तो मान लीजिए 300 400 500 टाइम्स लेकिन जो सिक्योर वेबसाइट होगा, ठीक है, उनमें एक टाइम के बाद वो ब्रूट फोर्स नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगा. ये चीज हम बोलते हैं रेट लिमिटिंग. ओके, रेट लिमिटिंग. ओके, मान लीजिए 250 टाइम्स, तो 250 टाइम्स वो ब्रूट फोर्स और लॉगिन हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं. तो 251 टाइम होगा, वो ऑटोमेटिकली उससे ब्लॉक कर देगा. ठीक है, तो मान लीजिए ये रेट लिमिटिंग नहीं है. ठीक है, तब उस अनलिमिटेड टाइम ऑफ ब्रूट फोर्स हो सकता है और इजीली एक हैकर ने वो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड को हैक और क्रैक कर सकते हैं. ठीक है, तो इनसिक्योर डिजाइन में ये आता है. इसका मतलब क्या है, आपका वेब एप्लीकेशन जो है वो ठीक ठाक डिजाइन नहीं है. ठीक है, ये 2 एग्जांपल्स है.
ये बोल रहे हैं। ओके राइट, ठीक है। तो उसके बाद आता है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। ये सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन बहुत क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है, हम सभी ने देखता है। जो बेस्ट एग्जांपल है, जब आप घर के लिए एक राउटर खरीदते हैं, ठीक है, वाईफाई राउटर जो आता है मार्केट में, वो जब खरीदते हैं, ठीक है, तो वो खरीदने के बाद कभी देखना उसका जो वाईफाई का जो कॉन्फ़िगरेशन लाइक आईपी वगैरह और सबनेट मास्क जो आप जहां कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ठीक है, वाईफाई का लॉगिन पेज बोलता है, ठीक है, उस लॉगिन पेज का डिफॉल्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड एडमिन एडमिन रहता है, ठीक है। तो ऐसा ही कभी साइट में भी एडमिन एंड पासवर्ड एडमिन एडमिन ऐसा रहता है, ठीक है, डिफॉल्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड वो डेवलपर लोगों ने चेंज नहीं करता। अगर चेंज नहीं करेगा तो कोई भी आके लॉगिन कर लेगा और कोई भी आके और उसका कॉन्फिडेंशियल जो इंफॉर्मेशन है वो चुरा सकता है, ठीक है। तो ये एक पार्ट है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, मतलब आपका जो सिक्योरिटी है वो मिसकॉन्फ़िगर्ड है। ओके राइट, जैसे मैंने इसमें दिखाया लॉग आउट। ओके, ये मान लीजिए ये मेरा वेबसाइट है, ठीक है, इसका जो पासवर्ड है एडमिन एंड पासवर्ड, ठीक है, ये डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड, हम सक्सेसफुल लॉगिन हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या किया, जो मेरा जो वेब डेवलपर है ये चेंज नहीं किया, ठीक है। तो अगर चेंज नहीं किया, वो नेट पे मिल सकता है, ठीक है, इंटरनेट पे मिल सकता है, ठीक है, व्हाट इज द डिफॉल्ट यूजर नेम ऑफ दिस वेबसाइट, ठीक है, तो वो भी पता चल सकता है, ठीक है। उसमें लिखा आएगा एडमिन एंड पासवर्ड, तो कोई भी आके लॉगिन कर सकता है और उसका कॉन्फिडेंशियल डेटा चुरा सकता है। अगर मान लीजिए कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो चुरा सकते हैं, ठीक है। तो ये आता है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन का अंदर। और क्या हो सकता है, मान लीजिए आप एक वेब एप्लीकेशन को ब्राउज कर रहे हैं, उनमें ऐसे एक इंफॉर्मेशन वेब डेवलपर ने शो किया, उसका वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो नेट में अगर कोई सर्च किया उसका बारे में सब इंफॉर्मेशन शो हो गया, ठीक है। अगर वेब डेवलपर ने उस इंफॉर्मेशन को पब्लिकली शो नहीं किया, तब हैकर को समझ में नहीं आएगा। ये मान लीजिए कोई कुछ भी हो सकता है, ये वेब एप्लीकेशन कौन सा लैंग्वेज में चल रहा है, अगर पीएचपी, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, देखिए ये जो प्रोग्राम लैंग्वेज है पीएचपी में चल रहा है, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज है ये पब्लिकली डिस्क्लोज किया जाए, ठीक है। तो कोई पीए तो हैकर ने क्या करेगा, कोई पीएचपी कोड, एक मैलिशियस पीएचपी कोड बनाएगा और उस मैलिशियस पीएचपी कोड से उस वेबसाइट को कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, ठीक है। तो इसको बोलता है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब है कुछ भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर क्या है, मैंने जो एग्जांपल दिया, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज में चल रहा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है, क्या उबुंटू में चल रहा है, ठीक है, ये बोलता है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर, राइट, ठीक है। तो ये सब चीज आता है सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन है, मतलब आपका जो वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी है वो ठीक ठाक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ओके राइट, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ सकता है, यस, वल्नरेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट्स। तो ये क्या है, तो इसमें भी एक डेवलपर के एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक डेवलपर है, ठीक है, तो उस आपका जो वेब एप्लीकेशन है उसमें आप कोई थर्ड पार्टी एपीआई यूज कर रहे हैं, ठीक है, और कोई आप एपीआई यूज कर रहे हैं, ठीक है, और एपीआई को बनाने के लिए आप कोई थर्ड पार्टी टूल और कोई सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए वो थर्ड पार्टी जो टूल है वो आउटडेटेड है, ठीक है, वो आउटडेटेड टूल को आप मान लीजिए वर्डप्रेस, आप एक वर्डप्रेस का डेवलपर है और आप एक वर्डप्रेस वर्नेबल और आउटडेटेड वर्डप्रेस का कोई सिस्टम लाइब्रेरी है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका वेबसाइट भी वर्नेबल हो जाएगा। मान लीजिए कोई हैकर आया, ठीक है, आपका हैकर आने के बाद आपका जो वेबसाइट को अगर इंफॉर्मेशन गैदर किया, वो देखा आपका जो वर्डप्रेस का जो वर्जन है वो आउटडेटेड है, वो वर्नेबल है, ठीक है। तो वर्नेबल क्या करेगा, एक वेबसाइट मिलता है जैसे एक्सप्लॉइट डीबी, ठीक है, इस एक्सप्लॉइट डीबी में जाके वो वर्डप्रेस का साइट सर्च करेगा
और उसका सी प्रोग्रामिंग कोड और पाइथन कोड, एक्सप्लोइटेशन कोड उसको मिल जाएगा, और उस कोड को यूज करके उस वेब एप्लीकेशन को वो इजीली एक्सप्लॉइट कर सकता है और कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, वर्नेबल एंड आउटडेटेड कंपोनेंट। तो ये क्या करना चाहिए हमको, हमेशा जो थर्ड पार्टी टूल एक डेवलपर यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो हमेशा एक ऑथेंटिक ऑथेंटिक तो होता है, और एक अपडेटेड वर्जन होना चाहिए। कोई भी थर्ड पार्टी टूल का यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो एक अपडेटेड वर्जन होना चाहिए। अगर आउटडेटेड है, अगर वो एक्सप्रेट डीबी में मिल जाए, तो कोई भी हैकर आके उसको एक्सप्लोइटेशन कोड देखे वो इजीली एक्सप्लॉइट कर सकता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। ओके ओके ओके, तो इसके बाद क्या क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर्स। तो पहले ही हम कुकी के बारे में बोला, ठीक है। तो कुकी क्या है, आपका जो आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, उसको लाइक आप जब लॉग इन कर रहे हो, आप जो रजिस्टर कर रहे हो, आपके नाम के अगेंस्ट पे एक कुकी जनरेट होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एक्सेसिस से एक कुकी को हम स्टील कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए उस कुकी बहुत वीक फॉर्मेट में है, ठीक है, कोई भी एक सीरियल वाइज में है, सीरियल लाइक 1 2 3 4 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे फॉर्मेट में है, तो कोई भी आके उसको मॉडिफाई करके खुद का नाम पे उस कुकी को मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, खुद का कोई सीरियल ऐड करके उसको मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, तब वेबसाइट में क्या आ रहा है, वेबसाइट ये नहीं चेक कर रहा है एक्चुअली वो कौन लॉगिन कर रहा है, किसका कुकी है। ठीक है, उसको तो कुकी मिल रहा है और वो देख रहा है मेरा सीरियल ठीक है या नहीं। ठीक है, वो ये नहीं देख रहा है कोई मैनिपुलेट किया है या नहीं। ठीक है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, उस हैकर को अलाउ कर रहा है उस यूजर का लॉगिन पे, यूजर का पोर्टल एक्सेस करने के लिए। ठीक है, वो सिर्फ उसका जो सीरियल का फॉर्मेट है, वो सीरियल का जो लॉजिक है, ठीक है, वो सिर्फ देख रहा है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अगर वो फॉलो हुआ तो वो इजीली अलाउ कर देगा एक हैकर को उस यूजर का पोर्टल एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा 7 नंबर वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन फेलियर। ओके, राइट। ठीक है, तो इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर एंड डेटा इंटीग्रिटी फेलियर्स। ओके, तो डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, हम जब बोलते हैं ना लोगों को आपका इंटीग्रिटी नहीं है, इसका मतलब क्या है, आप मेरे साथ एक बात कर रहे हैं, दूसरे के साथ और एक बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आपको कोई इंटीग्रिटी नहीं है। ठीक है, तो डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, मान लीजिए मैं एक डेटा एक सर्वर से एक क्लाइंट के पास जा रहा है। ओके, तो मैंने फर्स्ट में क्या बोला, एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। ठीक है, एनक्रिप्टेड और हैश फॉर्मेट में जाता है, कुछ भी मैंने क्रिप्टोग्राफिक फॉर्मेट में जाता है, इन अ नटशेल इन अ क्रिप्टोग्राफिक फॉर्मेट में जाता है। ओके, तो मान लीजिए कोई भी उस हैश को चुरा लिया, ठीक है, और हैश को चेंज कर लिया। ठीक है, तो जब उस डेटा क्लाइंट के पास जाएगा, ठीक है, तो मैनिपुलेटेड और डंप एक सॉफ्ट और डंप डेटा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उसके इंटीग्रिटी फेलियर हो चुका है, क्योंकि वो सर्वर के पास एक एक टाइप का है और क्लाइंट के पास और टाइप का है, राइट। ठीक है, तो ये इंटीग्रिटी कैसे पता चलता है, उसका ऑब्वियसली उसका हैश देख के, उस डेटा और फाइल का हैश देख के। ठीक है, मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, जो रियल लाइफ एग्जांपल जो हम डेली करते हैं। हम डेली किसी ना किसी कुछ फाइल को डाउनलोड करते हैं, कोई EXE फाइल, कोई गेम डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे श्योर कैसे हो सकता है वो मैंने जो एक फाइल को डाउनलोड किया, उस फाइल को बीच में से कोई चेंज नहीं किया, हम कैसे पता चलता है। ठीक है, मतलब उसका बीच में उस फाइल को जो एक्चुअल हैश है वो चेंज नहीं है। ठीक है, तो वह कैसे पता चलता है। ठीक ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक साइट है विन।
Okay, 1 minute. Sharing it. Okay. Okay. Suppose this is my website. Okay. So इस फाइल में इस वेबसाइट में देखिए ये जो 5.21 जो मेरा सेटअप है, ठीक है, इसको हम डाउनलोड करेंगे। और देखिए इसका जो हैशेस है, मतलब इस फाइल का जो एक्चुअल हैशेस है, ये जो लाइक डेवलपर है वो दे दिया। मतलब हम जब डाउनलोड करेंगे तो हम इस हैश से हमारा जो एक्चुअल डाउनलोडेड फाइल का जो हैश है वो कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर इसमें कोई चेंजेस आया आफ्टर डाउनलोडिंग, इसका मतलब क्या है, आवर फाइल हैज बीन डंप्ड। ओके, राइट। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। पहले डाउनलोड कर लेते हैं इसको। ओके, तो हम डाउनलोड कर लिया। लेट मी टेक इट टू माय लिनक्स। ओके, इसे डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो डाउनलोड मेरा हो गया। ठीक है, मेरा जो फाइल है, ये जो फाइल है, इसका हम हैशेस कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये हमारा फाइल डाउनलोड हुआ। अभी हम क्या करेंगे, इसका जो एक्चुअल हैशेस है, मतलब जो डेवलपर ने हमको दिया था, उसके साथ हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, ओके, मतलब इसके साथ में कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे? ओके, md एंड कॉपी। सी हैशेस में मिल गया। ठीक है, तो हैशेस चेक करते हैं एक बार। तो देखिए हैशेस जो है वो सेम है क्या नहीं। 20c, यस इट इज सेम। दैट मीन्स हमारा जो है, मेरा जो फाइल है वो बीच में चोरी नहीं हुआ और उसको मॉडिफाई भी नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे हम इसको कोई भी फाइल डाउनलोड करने के बाद सब मैक्सिमम साइट में उसका जो हैशेज है वो प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, हाँ, हमेशा ये डाउनलोड करने के बाद इसको हमेशा चेक करना चाहिए ऐसे। ठीक है,
तो अगर कोई चेंजेस आया उसका मतलब है उस फाइल मैलिशियस है, मैलिशियस हो सकता है, ठीक है, वो इमीडिएटली डिलीट करना चाहिए तभी। ठीक ठीक है, ओके ओके। तो इसके बाद आता है सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग। तो ये क्या है, सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग क्या है? तो आप वेबसाइट, एक आपका वेब सर्वर में एक कनेक्टेड है, आपका जो वेब एप्लीकेशन है वो एक वेब सर्वर में होस्टेड है। आप जो कुछ भी कर रहे हो, लॉगिंग का मतलब एक्चुअली जो है वो है आप जो कुछ भी कर रहे हो वो है इवेंट, ठीक है। उस इवेंट एक एज अ हिस्ट्री बोल सकते हो आप, हिस्ट्री स्टोर होता है, ठीक है। अब जो कुछ भी कर रहे हो वो सब एक लॉग डायरेक्टरी में स्टोर होता है। अब जो कुछ भी कर रहे हो, मान लीजिए कोई वेबसाइट में विजिट किया, ठीक है, कोई भी टूल चलाया, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर को यूज किया, उसका सब लॉग लॉग फाइल कहाँ स्टोर होता है, एक लॉग डायरेक्टरी होता है हर सिस्टम में, उसमें स्टोर होता है। तो लॉग का मतलब क्या है, जो आप इवेंट कर रहे हो, आप जो आपका सिस्टम में जो जो इवेंट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं लॉग। ओके, तो लॉग फाइल एक बार देख ले, लॉग का एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ओके सॉरी, तो ये है हमारा लॉग। देखिए हमारा सिस लॉग है, मतलब सिस्टम में जो जो चल रहा है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन लॉग मतलब मेरा सिस्टम में क्यों ऑथेंटिकेशन किया। देन वो यूजर लॉग, ठीक है, अगर मैंने एक लॉग को देखा, ठीक है, मान लीजिए मैं लॉग को देखना चाह रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए यूजर लॉग को मैं देखूंगा, ठीक है। ये देखिए सब लॉग है, मतलब इसमें कौन कौन लॉग इन हुआ, ठीक है, सब इसमें आ जाएगा। अभी बाहर का कोई यूजर लॉगिन नहीं हुआ इसलिए लॉग में नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए कोई अनऑथेंटिकेटेड यूजर लॉगिन हुआ, ठीक है, तो इसमें शो हो जाएगा। ये लॉग कहाँ आता है, आपका डिफेंसिव टीम में, दैट मींस सॉक सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो होता है, ठीक है, उसमें लॉग को एनालाइज करना पड़ता है, आपका क्या क्या आपका कोई एक्सटर्नल थ्रेट्स आ रही है क्या नहीं, ये सब लॉग फाइल में, जनरल लॉग फाइल आपको हमेशा एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आता है आपका सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। तो ये वेबसाइट में कब आता है, देखिए एक वेबसाइट को जो मैं इतना देर से वेब सर्वर बोल रहा हूँ, वो सर्वर एक लिनक्स बेस्ड सर्वर होता है, ठीक है, हमेशा एक लिनक्स बेस्ड सर्वर होता है। तो मैंने जैसे इस फाइल में दिखाया, उस लिनक्स बेस्ड सर्वर में ऐसे ही एक लॉग फाइल होगा, ठीक है। तो जो वेबसाइट का जो डेवलपर है और कोई जो टेस्टर है, ठीक है, तो वो इस उस वेबसाइट में कोई अनऑथेंटिकेटेड लॉगिन हो रहा है क्या नहीं, कोई एक्सटर्नल थ्रेट्स आ रही है क्या नहीं, सब उस लॉग फाइल में स्टोर हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई हैकर आके उसको लॉगिन किया, और हैकर नहीं, कोई जो आदमी है उस वेबसाइट में रजिस्टर्ड नहीं है, वो अगर लॉगिन किया, ऑब्वियसली उस लॉगिन का फेल दिखेगा। लेकिन जो टेस्टर रहता है उसका लॉग फाइल में शो हो जाता है, हाँ इस नाम से एक लॉगिन हुआ, और उसके बाद क्या करेगा, उस नाम को वो डेटाबेस से रिलेट करेगा और कंपेयर करेगा डेटाबेस में वो नाम के कोई फाइल है या नहीं। अगर नहीं है वो पकड़ पाएगा, हाँ मेरा वेबसाइट में कोई अनऑथेंटिकेशन लॉगिन हो रहा है और अनऑथेंटिकेशन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसको अलर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लॉग फाइल जनरेट करना, लॉग फाइल एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है। और मान लीजिए जो वेब डेवलपर है, ठीक है, वो लॉग फाइल का जो एक्सेस है और लॉग फाइल एनालाइज करने का जो पार्ट है उसको डिसेबल करके रखा है, ठीक है। उसके क्या बात क्या क्या होगा, जो आपका वेबसाइट का हिस्ट्री माने जो लॉग्स और जो इवेंट्स हुआ वो नहीं दिख पाएगा, ठीक है। कोई भी आके कुछ भी करके चला जाएगा, ठीक है, उसका कोई हिस्ट्री नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर हिस्ट्री नहीं रह रहा है तो जो एक्सटर्नल थ्रेट्स है वो वो नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, वेबसाइट कभी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है क्योंकि उसका कोई ट्रेस नहीं है, उसका कोई इवेंट्स का कोई ट्रेस नहीं है उसके पास, ठीक है। तो हमेशा जो वेब डेवलपर है उसको हमेशा उसको एनाबल करके रखना चाहिए, ठीक है। तो ये आता है लॉग मॉनिटरिंग, ओके, सिक्योरिटी लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग फेलियर्स, मतलब आपका जो लॉग मॉनिटरिंग है वो फेलियर है, ठीक है, वो नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा,
इसके बाद आता है सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी, और हम इसको एज एसएसआरएफ अटैक भी जानते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं नोटपैड शेयर करके ये समझाता हूँ। ओके, तो मान लीजिए मेरा एक वेबसाइट है, ठीक है, सपोज सॉरी नॉट example.com, ठीक है, ये मेरा एक वेबसाइट है, कोई डोमेन सर्वर है। ओके, तो हमारा बहुत सारा क्लाइंट से, ठीक है, हमारा बहुत सारा कस्टमर से, उनको हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम कोई नया प्रोडक्ट हम प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, नया प्रोडक्ट है मार्केट में, उसका प्रमोट कर रहे हैं, और उनका जो मेल है और एसएमएस है, उनका हम एसएमएस करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप ये सब जानते हैं, तो कोई भी मेल करने के लिए, कोई एसएमएस करने के लिए एक सर्वर रहता है, एक दूसरा सर्वर रहता है मेल सर्वर, जिसको हम एज एसएमटीपी जानते हैं। मेल सर्वर क्या कहते हैं, एसएमटीपी सर्वर, ठीक है। और ये एसएमटीपी सर्वर में हमने खरीदा, एक थर्ड पार्टी एसएमटीपी सर्वर हमने खरीदा, ठीक है, उनको यूज करके हम मेल भेजते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम मेल भेजते हैं, ठीक है, और एसएमटीपी जो सर्वर है, मान लीजिए एसएमटी के सर्वर है smtp1.org, ठीक है, और इसका पास होता है मैसेज इक्वल्स टू सपोज हेलो, ये मैसेज भेज रहा है, ऐसा मेल भेज रहा है, ये फॉर एग्जांपल। तो ये एक्चुअली क्या हो रहा है, ये मेरा जो एसएमटीपी सर्वर है, ये थर्ड पार्टी सर्वर है, ठीक है, मेरा तो खुद का वेब सर्वर नहीं है, ये एक थर्ड पार्टी सर्वर है, ठीक है। तो हैकर ने क्या कर रहा है, एज इट इज शोन इन द यूआरएल, तो इसका जो पैरामीटर ये पता चल रहा है हैकर को, ठीक है, इसका जगह उसका खुद का आईपी दे रहा है, मान लीजिए हैकर मशीन आईपी, ठीक है, तो इसका हैकर का आईपी दे रहा है। तब क्या हो रहा है सिनेरियो, ठीक है, example.com मेरा जो साइट है, उसका जो वेब सर्वर है, पहले एक्चुअल क्या होना चाहिए, वेब सर्वर से रिक्वेस्ट आएगा, कहाँ रिक्वेस्ट आएगा, मेरा मेल सर्वर पे, मेरा एसएमटीपी सर्वर से रिक्वेस्ट आएगा, और एसएमटीपी सर्वर उस मेल को भेजेगा और उस मैसेज को भेजेगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हैकर का उस मेल सर्वर का जो नाम है, डोमेन नेम है, उस मेरा यूआरएल पे शो हो रहा है, ठीक है। तब हैकर ने क्या करेगा, उसको काट के उसका हैकर खुद का आईपी एड्रेस डाल देगा, ठीक है। अभी क्या हो रहा है सिनेरियो, example.com, उसका मतलब कि मेरा जो वेबसाइट का सर्वर है और वेब एप्लीकेशन के साथ जो सर्वर है, ठीक है, उससे मेरे पास आएगा और हैकर के पास उस मेल आएगा, ठीक है, उस मेल उसके बाद यूजर के पास जाएगा, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ हेलो मैसेज डाला, ठीक है, ये कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कुछ कॉन्फिडेंशियल है, कुछ कॉन्फिडेंशियल लाइक ओटीपी, ठीक है, जो ओटीपी भेजता है, परफेक्ट एग्जांपल इज ओटीपी। ओटीपी को हैकर ने कैसे बाईपास करता है, ठीक है, एक्चुअली। तो मान लीजिए अब अमेज़न पे लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है, अमेज़न में ये वल्नरेबिलिटी अराइज है, इससे सिर्फ वल्नरेबिलिटी अराइज हुआ, ठीक है। मतलब क्या है, आप जब अमेज़न लॉगिन कर रहे हो, आपका फोन में एक और आपका ईमेल में एक ओटीपी आता है, राइट, ठीक है, उस ओटीपी को देख के आप लॉगिन होता है, ठीक है। तो हैकर क्या कर रहा है, उसका जो सर्वर है, ठीक है, उसका जो सर्वर को और उसका जो काली मशीन का जो आईपी है, उसका दे रहा है, ठीक है। तब क्या होगा, जब amazon.com उस ओटीपी को भेजेगा, तब हैकर के पास पहले आएगा उस ओटीपी। तो क्या होगा, ऑब्वियसली हैकर इजीली लॉगिन कर पाएगा उस ओटीपी से। 2FA, इसका मतलब क्या है, 2FA इज ब्रोकन, इसलिए इसका नाम है SSRF, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। तो सर्वर साइड क्यों, मैं एक थर्ड पार्टी वेब सर्वर को और थर्ड पार्टी सर्वर्स को मैं कॉम्प्रोमाइज करके और एक सर्वर को मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए इसका नाम है सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। सो दिस आर द अटैक्स ऑफ द वेब टॉप ऑप्टेन, सो दिस आर द क्रिटिकल अटैक्स। तो हाँ, मैं बोल देता है इसका मिटिगेशन क्या हो सकता है। तो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में क्या हो सकता है, ऑब्वियसली आपका जो एक्सेस कंट्रोल है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। आपका जो यूआरएल में होता है, यूआरएल में अगर मान लीजिए, अच्छा ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल और एक बोल देता हूं मैंने, ठीक है, मान लीजिए आपका यूआरएल है, इसको ढूंढ देता हूं, ठीक है,
सॉरी id इक्वल्स टू 1। ओके, तो ये 1 जो है, मान लीजिए 1 मेरा आईडी है, ठीक है, 2 जो होगा ये मेरा मैनेजर का आईडी। तो इसको क्या बोलते हैं, ये ब्रोकनेस कंट्रोल का पार्ट है, इसको हम बोलते हैं आइडर। ओके, IDOR। ओके, तो अगर मान लीजिए 3, तो 3 टाइप करके मैं, और भी सीईओ का अगर मान लीजिए आईडी है 3, ठीक है, 3 टाइप करके हम सीईओ का इस रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मेरा जो साइट है इसमें आइडर वल्नरेबिलिटी है और ब्रोकनेस कंट्रोल इसमें है। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको मिटिगेशन, इसको रेमेडिएशन क्या हो सकता है, इस जो आईडी है ये एनक्रिप्ट में रहना चाहिए, ठीक है, हमेशा ये इजीली क्रैक नहीं होना चाहिए। वो अगर क्रैक भी हो जाए, मान लीजिए हम जब 2 टाइप कर रहे हैं, ये चेक करेगा कौन कर रहा है, किसके मशीन से हो रहा है, ठीक है, ये मिटिगेशन हो सकता है। ओके, दूसरा क्या है, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स। क्रिप्टोग्राफी में क्या है, मैंने तब बोल दिया, स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन, स्ट्रॉन्ग हैशिंग लाइक एनटीएलएम हैश यूज करना चाहिए हम हमेशा, ठीक है। उसमें क्या होगा, अगर डेटा चुरा भी लिया, वो हैकर वो एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट को और एन्क्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये सब क्रिप्टोग्राफिक फेलियर्स का मिटिगेशन। इंजेक्शन में क्या हो सकता है, पैरामीटराइज्ड क्वेरी। पैरामीटराइज्ड क्वेरी क्या है, जब आप कोई कमेंट देंगे, ठीक है, उस कमेंट में आपका स्पेशल कैरेक्टर रहेगा, उसके बाद कोई नंबर्स भी रह सकते, स्पेशल कैरेक्टर रह सकता है, ठीक है। तो उस स्पेशल कैरेक्टर जब कोई यूजर इनपुट देगा, उसको एज अ स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, उस स्पेशल कैरेक्टर को आपका वेब सर्वर नहीं एग्जीक्यूट करना चाहिए, ठीक है। ये एक रेमेडिएशन है। तो मान लीजिए आप ब्रैकेट डाल रहा है, कोई थर्ड ब्रैकेट डाल रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट डाल रहा है, ये स्पेशल कैरेक्टर है, और मान लीजिए कोई @ डाल रहा है, कोलोन डाल रहा है, ठीक है, ये हमेशा आपका एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करना चाहिए, वो आपका सर्वर उसका लॉजिक एज अ लॉजिक एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये आपका एक मिटिगेशन हो सकता है, ठीक है। ओके, इनसिक्योर डिजाइन में क्या हो सकता है, रेट लिमिटिंग ऑन करना चाहिए, एक लिमिट होना चाहिए, ठीक है, मान लीजिए 200 लिमिट, 250 लिमिट, ये लिमिट होगा। उसके बाद क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली आपके जो साइट है ब्लॉक कर देगा, आपका प्रोसीड नहीं करने के लिए देगा, ठीक है। ये एक मिटिगेशन हो सकता है, ठीक है। और भी एक मिटिगेशन हो सकता है इससे, मान लीजिए इनसिक्योर डिजाइन में मिनट, हाँ, क्या है आपका जो ओटीपी है, ओटीपी और 2FA हमेशा इनेबल करना चाहिए, ठीक है। ओटीपी अगर इनेबल नहीं रहा है तो कोई भी हैकर्स आके, कोई भी लाइक क्रिमिनल हैकर्स आके आपका जो वेबसाइट है उसको ब्रूट फोर्स करके आपका अकाउंट डिटेल्स निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर लॉगिन हो सकता है, ठीक है। अगर आपका अकाउंट यूजर नेम पासवर्ड क्रैक भी कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपके पास एक ओटीपी जाएगा, जब तक वो ओटीपी नहीं दे रहा है और आपका अकाउंट को लॉगिन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ओटीपी जनरेशन का जो है, ठीक है, जो प्रोटोकॉल है उसको हमेशा इनेबल करना चाहिए सब डेवलपर्स को, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन। तो सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है, डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड चेंज करना चाहिए, ठीक है, और पब्लिकली अवेलेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड को चेंज करना चाहिए, ओके, ठीक है। ये हो सकता है। उसके बाद क्या है, vulnerable and outdated components, always developers should always use updated tools in order to develop an application. If he is using a third party tool, the third party tool should be updated, it should be not vulnerable, okay, right, it's a vulnerable and outdated component। और उसका जो आपका कोई confidential information जो है, ठीक है, वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होना चाहिए, और पब्लिकली एज ए इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए, कोई वेबसाइट पे कई जगह वो डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है, ओके। तो उसके बाद क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन फेलियर्स। आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन फेलियर्स में क्या है, जो मैंने बोला कुकीज को हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, और हमेशा आप जब नाम डाल रहे हो, नाम को हमेशा चेक करना चाहिए, ठीक है। इवन इफ आई गिव अ स्पेस, लेट मी शो एन एग्जांपल। If my username is I have a username admin, okay, if the username has contained a certain value, suppose this certain value it is storing is a unique and confidential values, okay, and a hacker comes, he has the same username, if you say
same username, it will show username already exist. ओके, तब मान लीजिए वो क्या करेगा, एक स्पेस देगा, ठीक है, वो एडमिन लिखेगा, ठीक है। तो वेबसाइट क्या सोच रहा है, हाँ एडमिन ही सोच रहा है, एडमिन ही है लेकिन अलग यूजर है, तो ये क्या होगा, इसका जो लाइक कोड होगा इसको मिल जाएगा, इसका जो कॉन्फिडेंशियल जो डेटा है इसको मिल जाएगा इजीली, क्योंकि वो नहीं चेक करे स्पेस है क्या नहीं, वो चेक करे एडमिन है या नहीं, ठीक है। वो स्पेस को हटा देने के बाद ये सोच रहा है हाँ ये डिफरेंट यूजर है सेम नाम पे, ठीक है, तो इसका जो डेटा है इसको दे देता है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, हमेशा सब जो जो आपका यूजर नेम है पाई टू पाई चेक करना चाहिए, ठीक है। ओके, उसका क्या है, सॉफ्टवेयर डेटा इंटीग्रिटी फेलियर्स जो मैंने दिखाया, वो हमेशा आपका जो ओरिजिनल जो आपका हैश है, आपका जो लाइक वेबसाइट में दिया गया जो हैश है, ठीक है, जो जैसे ऐसा हैश, ठीक है, ये इसके साथ आप जो डाउनलोड किया है उसका हैश को हमेशा कंपेयर करना चाहिए, हमेशा वो सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं है, आपको इमीडिएटली उस टूल को और सॉफ्टवेयर को डिलीट करना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपका जो सॉफ्टवेयर और टूल है वो बीच में से इंटरसेप्ट करके उसका मॉडिफाई किया जाएगा, मॉडिफाई करके क्या 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 वो मैलिशियस बना दिया, ठीक है, आपका सिस्टम में अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिक्योरिटी लॉगिंग मॉनिटरिंग फेलियर्स, ओके। तो इसमें क्या है, आपके वेब सर्वर है उनमें हमेशा आपका जो लॉग एनालाइज करने का जो प्रोटोकॉल है, ठीक है, और जो मेथड है वो हमेशा एनेबल रहना चाहिए, क्योंकि जो डिफेंसिव पार्ट में काम कर रहा है, ठीक है, और कोई भी हमेशा आपका लॉग फाइल जो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन में रहता है, ठीक है, हमेशा लॉग को जो एनालाइज करता है, हमेशा लॉग को जो जो देखता है, ठीक है, वो हमेशा एनेबल करना चाहिए, ठीक है, ताकि क्या होगा, अगर कोई एक्सटर्नल थ्रेड्स आए उसको तुरंत पता चलेगा, ठीक है। अगर वो डिसेबल रहे तो कुछ नहीं, इवेंट जो हो रहा है, कोई अनऑथेंटिकेटेड यूजर लॉगिन कर रहा है, ठीक है, वो कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है, ये हमेशा एनेबल करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद क्या है, एसएसआरएफ में क्या, मैंने क्या बोला, मेरा जो सॉरी ये नहीं है, मेरा जो मैंने जो दिखा है एसएमटीपी सर्वर, smtp.org सपोज, ये नहीं शो करना चाहिए, यूआरएल में नहीं शो करना चाहिए, वो बैकएंड में ठीक है, लेकिन यूआरएल में नहीं शो करना चाहिए। अगर वो थर्ड पार्टी सर्वर कोई हैकर को मिल जाए, उसको कॉम्प्रोमाइज करके आपका डेटा चुरा सकते हैं, और डेटा कॉन्फिडेंशियल डेटा भी हो सकता है, यूजर नेम पासवर्ड, देन आपका जो ओटीपीज, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, आपका जो थर्ड पार्टी सर्वर है वो हमेशा हिडन रहना चाहिए, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट वेब टॉप 10। आई होप you have liked the session, so I'm concluding myself, so this is for all, okay, thank you and bye.